नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है सरबराज मुस्लिम लीग ज़िया, साबिक़ वफाकी वज़ीर भी हैं, एमएनए भी रह चुके हैं, मारूफ शख्सियत जनाब एजाज़ उल हक साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एजाज़ उल हक साहब। वो एक कहते हैं प्रोवर्ब है कि वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स, लगता है वी आर लिविंग इन वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। तो आपको कैसे लग रहा है, जैसे हम वक्फे में भी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, ये कैसे मामला अनफोल्ड होगा? इलेक्शन जो है वो अब हम तो बिल्कुल डाउट नहीं है, यकीन है कि होगा, मगर जो है मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं कि जनाब बड़ा ख़तरा है, के गवर्नर भी कह रहे हैं कि जनाब बड़े ख़तरात लाहक हैं। तो आप क्या समझते हैं होने क्या जा रहा है? बड़ा कन्फ्यूजन है जनाब एजाज़ उल हक साहब। देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखना ज़रूरी है। एक तो ये कि इलेक्शंस तो आपने करवाने हैं, लेकिन इलेक्शंस में एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि पिछले दिनों एक शख्सियत मेरे पास आई हुई थी जो कि बड़े मुतहर्रिक है इलेक्शंस में और आने वाली हुक्मरान जमात के नुमाइंदे हैं। तो मुझसे पूछने आए थे कि एजाज भाई हमें बताएं इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अरे मैंने कहा आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? कहता हाँ मैं लड़ रहा हूँ। मैंने कहा कि आप बताएं कि आप किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वो एकदम गुम हो गया और सोचने लग गया। तो कहने लगा जी मेरा तो ओपोनेंट है ही कोई नहीं, वो तो सारे गायब हैं। तो मैंने कहा फिर इलेक्शन कैसे लड़ेंगे आप? तो ये तो एक छोटी सी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जब कोई ओपोनेंट ही नहीं होगा तो आप इलेक्शन कैसे लड़ेंगे आप? तो अभी तक तो मुझे कोई ओपोनेंट नज़र नहीं आ रहा। जो हमारी माशाल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है जो कि पाकिस्तान में इस्तेकाम लाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। 2-3 जगह उन्होंने जलसे भी करके दिखाए हैं, इज्तिमा इकट्ठे करने की कोशिश की है। लेकिन वो तो चाह रहे हैं कि उनकी सीट एडजस्टमेंट हो जाए आने वाली हुक्मरान जमात के साथ। वो तो अकेले इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे। तो फिर अपोजिशन कौन होगी? कौन किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा? तो ये सारा अलमिया है बहुत बड़ा इस वक्त जो है वो ये कि पॉपुलैरिटी एक तरफ है और नज़रें जो हैं वो दूसरी तरफ लगी हुई हैं। और उस पॉपुलैरिटी को मैं नहीं लेकर आया, ये अपना सर्वेज हैं जो हो रहे हैं। अब उसमें ये नहीं है कि आप कहें जी कि एक शख्स है वो जेल में है तो बाहर कोई उसका चाहने वाला नहीं है। मतलब हैं वो वोटर हैं, सपोर्टर हैं। और ज़्यादा जो लोगों की इस वक्त मैं रुझान जो देख रहा हूँ ना, वो ये है कि 16 माह पीडीएम की हुकूमत ने जो इस मुल्क के साथ गदर किया, जो महंगाई, जो बेरोज़गारी, कोई एक मुझे बता दें कि पॉजिटिविटी दिखाई हो उन्होंने, कंटिन्यूटी दिखाई हो उन्होंने, कोई एक शोबा ऐसा दिखाया हो जिसके अंदर कह सकें जी कि हमने ये काम किया, सिवाय इसके कि अपने देखिए लोगों के अंदर गुस्सा क्यों है। उन्होंने कहा यार यही एक क्लास है जो एलीट क्लास है जिसमें चलो मुझे भी डाल दें आप उसमें, जो अपने केसेस भी माफ़ करवा सकते हैं, इनको पूछने वाला भी कुछ नहीं, इनकी तारीखें भी जो है फटाफट लग जाती हैं, बाकी जो है वो रुल जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी और दूसरी से तीसरी। मतलब कि दादे से बाप और बाप से पोता जो है वो इलेक्शन लड़ रहा होता है ज़मीनों के तनाज़ात की, कत्लों के दीगर जो हैं, और उनकी तारीख नहीं लगती। ये जहाज़ों से उतरते हैं तो इनके बायोमेट्रिक जो है वो कोड जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है। नैरेटिव आप बिल्ड करते हैं। ये बताएं चौथी मरतबा वज़ीर आज़म, ज़ाहिर तमाम तरीके इंसाफ की मुखालफ जमातें एक हो गई हैं तकरीबन कमो बेशतर सारे, लेकिन इसके बावजूद भी मौलाना फजलुर रहमान इवन के मौजूदा वज़ीर दाखिला भी कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है, हालात दहशत गर्दी बढ़ रही है, हम इलेक्शन कंपेन नहीं चला सकते। तो फिर इलेक्शन कैसे होगा कि हुकूमत का वज़ीर दाखिला कह रहा है कि शायद हमारे कंट्रोल में नहीं है हालात? अब देखें ना, हम पे कतगन लगाई हुई है कि आपने इस बारे में बात करनी नहीं है, अगर करनी भी है तो अपनी बेगम से करें। बेगम बात करने को तैयार नहीं है इस टॉपिक पे। वो कहती मेरा क्या काम है सियासत में जो मैं तुम्हें बताऊं कि इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो किससे बात करें हम जाके? फिर वो हमें तो कोर्ट्स ने कहा हुआ जी कि आप इस पर गुफ्तगू नहीं कर सकते, चैनल्स इस पर बातचीत नहीं कर सकते, आपको इजाज़त भी नहीं है कि आप कम से कम तबसरा करें, अपने ख्यालात का इजहार करें। तो मुझे तो ये इसमें कोई शक नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो बात कर रहे हैं, केपी के अंदर मुश्किलात हैं, बलूचिस्तान के अंदर बहुत मुश्किलात हैं। लेकिन अगर आपको याद हो कि 2008 में मोहतरमा का जब इतना बड़ा हादसा हो गया था, उसके बावजूद 1 माह के लिए सिर्फ इलेक्शंस पोस्टपोन हुए थे, और वो भी मुस्लिम लीग काफ की गलती थी। मुस्लिम लीग काफ से पूछा गया था उस वक्त
कि क्या इलेक्शंस उसी 8 तारीख को करवा दें जो होने देंगे, 29 को ये हादसा हुआ था, या 1 महीना आगे कर दें। तो सब ने कहा जी 1 महीना आगे कर दें। वो 1 महीने में खैर हमारा तो जो हुआ था वो सिंपैथी वोट सारा उधर चला गया। अगर उसी वक्त इलेक्शन हो जाते शायद मामलात कुछ बेहतर हो जाते, लेकिन उसके बावजूद तो बड़ी मुश्किलात के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर होते रहे इलेक्शंस। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि ज़्यादा मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे बॉर्डर्स के ऊपर भी कोई हालात ठीक नहीं है। कुछ हमारे जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है, वहाँ भी कोई हालात इतने अच्छे नहीं हैं। तो इन मामलात को सामने मद्देनज़र रखते हुए और सियासतदान जो हैं, चाहे कुछ भी कहें, वो सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है या हालात ख़राब है, बात यह है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपको इलेक्शन से आप खौफज़दा हैं इलेक्शन लड़ने से, क्योंकि अगर चलो कोई आपके ख़िलाफ़ उनका कैंडिडेट नहीं आ रहा तो एक वोटर तो सामने आया ना, वो वोटर ने तो डालना है वोट कहीं जाके। अब आपने जो उसके साथ कर दिया, हुकूमतें लेकर गवर्नरशिपें बांट कर कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर बन गया, और उसके बाद आपने जो मौजें उड़ाई हैं 16 महीने, और अब आप चाहते हैं कि ये कौम आपको वोट डाल दे। ये तो खौफज़दा है कौम कि ये फिर अगर वही लोग आ गए तो अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करे, फिर वही एक साइकिल शुरू हो जाएगी। गुजारिश है, 16 माह इन्होंने अपने तमाम मुकदमात ख़त्म करा लिए पीडीएम की कायदे ने। चारों गवर्नर इनसे बान के, मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के अपोजिशन लीडर ने मौजूदा निगरान हुकूमत बनाई। इसके बावजूद भी ये इलेक्शन से क्यों फरार चाहते हैं मुबैना तौर पर? अवाम में जाते क्यों नहीं है? समझ से बाहर है। क्या खौफ क्या है इनको? किससे डर रहे हैं ये आपसे डर रहे हैं, ये मुझसे डर रहे हैं, ये वोटर से डर रहे हैं, ये एक आम आदमी से डर रहे हैं जो सड़क के ऊपर बैठा हुआ इस वक्त महंगाई के बोझ के तले दबा हुआ है, बिजली का बिल नहीं दे सकता, बच्चों की फीस नहीं दे सकता, जो कि 3 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। ये हकीकत है, ये मजाक नहीं है। मतलब इतना मुश्किल वक्त पाकिस्तान ने नहीं देखा, और फिर इतना ये अभी बड़ी मुश्किल से जो स्मगलिंग को कंट्रोल करके कुछ डॉलर को थोड़ा बहुत सहारा दिया है, वरना हम तो पता नहीं क्या बनाना रिपब्लिक बनने को जा रहे थे। यहाँ हमारे पास वही होता जो कि किसी वक्त टर्की में और दीगर मुल्कों में हो गया था कि मिलियंस में जाकर जो करेंसी थी आप बैग में पैसे लेके जाते थे डब्बा रोटी खरीदने के लिए। तो यहाँ भी वही हाल होने लगा था, और ख़ुद कह रहे थे कि 500 पे चला जाएगा रुपया डॉलर के अगेंस्ट। तो अब बड़ी मुश्किल से इस पर कोई SIFC की मेहरबानी है, कुछ खुद कोशिश की है, और फिर इतनी मेहनत की जा रही है कि आप मुल्कों जा रहे हैं, MOU साइन कर रहे हैं। तो जब इनको लाकर आप बैठा देंगे सामने, और जिनको ज़बरदस्ती लाकर बैठाएंगे, तो लोग तो डर रहे हैं यार कि हमारा बनेगा क्या फिर आगे। ये तो आपने अभी SIFC का नाम लिया, SIFC पे भी बड़े अटैक आ रहे हैं, बल्कि आलमी मालियाती इदारे भी अटैक कर रहे हैं, मगर लोग तो यही कह रहे हैं कि यार डॉलर को कम से कम 100 से तो नीचे रखा हुआ उन्होंने। और एक और भी मैं बात आपसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ योर लीनेज यू हैव बीन वाचिंग हिस्ट्री फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर्स। ये एजाज साहब वीडियोज़ और ऑडियोज़, आप वो ज़माना आपको भी याद होगा, अगर एक तरफ निज़ाम मुस्तफ़ा था तो दूसरी तरफ सोशलिज्म खड़ा था, लोग इधर भी थे उधर भी थे। ये ऑडियो वीडियोज़, ये गंदी ज़िंदगी, ये निजी ज़िंदगी का गंद उछालना, ये कैसे आया और क्यों आया, क्या समझते हैं आप? देखें, ये एक बड़ा ही अफसोसनाक बात है, और मेरा दिल दुखता है ये सारी चीज़ें देखते हुए। जिस तरह के आजकल तबसरे हो रहे हैं, जिस तरह आजकल ये तशहीर की जा रही है, जिस तरह आज तक सोशल मीडिया तो नहीं, जिस तरह नेशनल हुकअप पे, यानी ये TV जो हम अपने बच्चों के साथ बैठकर देखते हैं, उस पर जब बैठकर एक खामद अपनी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है, एक नौकर अपनी मालकन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है, ये तो इतनी दुख की बात है। मैं आपको बताऊं ना, आपके बहुत से इख्तलाफ होंगे जनरल ज़ियाउल हक शहीद के साथ, और ठीक है, अपने अपनी सबकी राय होती है। पहली बात तो ये कि अब कोई नज़रिया नहीं रह गया। अब नज़रियाती सियासत ख़त्म होगी। 2006 में जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल इकट्ठे बैठ के वो सिग्नेचर कर रहे थे। उस दिन पाकिस्तान के अवाम ने कह दिया था कि पाकिस्तान से नज़रियाती सियासत को दफन कर दिया गया, और अब मुफादात की सियासत शुरू हो गई। और वो मुफादात जो थे वो बंदर बांट थी, जो हमने पिछले 16 माह में भी देखी। मैं आंखों देखा हाल, ये हकीकत आपको बताने लगा हूँ
कि मोहतरमा इस दुनिया में नहीं है। मैं फिर भी कहूँगा अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उनके बारे में कोई एक वीडियो थी जो कि मेरे वालिद तक पहुँचाई गई, किसी ने जो कि खुफिया अदारों के लोग थे, बड़े खुशी के साथ लेकर आए कि देखें जी ये चीज़ है। आप यकीन करें कि उनके मेरे वालिद के हाथ कांपने शुरू हो गए और उन्होंने इतना सख्त उसको डांटा और उसको ये कहा कि क्या हमारे घर में बच्चियां नहीं हैं, और अगर मुझे मालूम हुआ कि ये दिस इज़ नॉट बीन डिस्ट्रॉयड तो आई विल लिंच यू, आई विल सेंड यू होम। और वो आपने फिर देखा होगा कि कभी मंजर आम पे नहीं आई। उस वक्त भी लाया जा सकता था क्योंकि इख्तलाफात तो उस वक्त भी थे, लेकिन एक तहजीब थी, एक महज़ब तरीक़ाकार था। मैं इधर आपको जरा इधर रोकूंगा। उस वक्त डिक्टेटरशिप थी, इस वक्त कैसी जमहूरियत है? ख़वातीन बुजुर्ग और इसी धमकियों पे हो रहा है कि जी हमारे पास हाउसफुल शो है, ऑडियो है, वीडियो है। इस गंदे खेल का मास्टरमाइंड है कौन? हर तीसरे दिन तरीके इंसाफ से रिलेटेड लोगों की वीडियो आ जाती है, ऑडियो आ जाती है और कानूनी हैसियत भी नहीं है। कौन इसका मास्टरमाइंड, कौन इस्तेमाल कर रहा है इसको? देखिए, पहली बात तो ये, मुझे ये मालूम नहीं है कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। मैं एक बात आपको बता सकता हूँ कि बहैसियत एक पॉलिटिकल एनालिस्ट कह सकता हूँ, बहैसियत एक सियासी कारकुन कह सकता हूँ, बहैसियत एक शहरी कह सकता हूँ कि इसका 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन जो है असर हो रहा है, यानी कि एंड में 0 ही आ रहा है। या तो ना कि आप कोई चीज़ लेकर आएँ जिससे आप मेरे बारे में, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे बारे में टीवी के ऊपर चल गया, FIR कट गई कि 1 अरब और 80 करोड़ रुपए का मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। मैंने, आप खुदा की कसम यकीन करें, मैं मजाक नहीं करूँ, एक शख्स ने भी उस पर यकीन नहीं किया। इंसान की अपनी वो होती है, एक उनको पता होता है कि भाई इसका बैकग्राउंड क्या है। 1 अरब 80 करोड़ रुपए, मैं, भट्टी साहब और मेरे भाई काजी साहब, मुझे लिखना नहीं आता कि 1 अरब 80 करोड़ लिखते कैसे हैं। मेरे से आप शर्त लगा के बताएं, पता नहीं आपको आता है कि नहीं, मैं फिगर्स में नहीं लिख सकता कि 1 अरब और 80 करोड़ रुपए किस तरह लिखते हैं। तो ये मेरे पे इल्जाम है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जहाँ से मैं गुजरता था लोग मजाक में कहते थे, ओ तुसी भी जनाब इजाजत कितना हो सकता है, थोड़े पीछे पै गए ने। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं, इसका या तो ना कोई असर हो, इसका कोई असर नहीं हो रहा, इससे कोई पॉलिटिकल डैमेज नहीं हो रहा, तो फिर ये हम क्यों कर रहे हैं कि एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं, एक दूसरे की इस तरह वो जो इज्जत को हम उछालने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, आप नवाज शरीफ साहब को भी जानते हैं, साहब उनके करीब भी रहे हैं, क्या वो चीज़ें ये पसंद करेंगे कि इस किस्म की ऑडियो वीडियो का गलीज खेल हमारी बहन बेटियों के बारे में हो? वो अपनी, अगर वो उनके बस में हो, उनकी, क्योंकि साहबजादी कह चुकी है कि मेरे पास बहुत सारी है, उनके वज़ीर दाखिला ये इंकिशाफत कर चुकी हैं, आप उनका क्या मिजाज समझते हैं? वो अपनी पार्टी को पाबंद नहीं करेंगे भाई इस गंदे खेल से सियासत को दूर रखो? नहीं, मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब खुद, जितना मैं उनको जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस किस्म की बिलो द बेल्ट जाएंगे, लेकिन उनके अब कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं। हकीकत ये, जिस तरह जरदारी साहब के कंट्रोल में बच्चा नहीं है, उनके कंट्रोल में भी बच्ची नहीं है। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि उनकी ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा हैं और वो ये कह चुके हैं, ये तो अलन ऐलान कह चुके हैं कि हमारे पास वीडियोज़ हैं, हमने जमा की हुई हैं, और उन्होंने वीडियोज़ ला के दिखाई भी हैं।